एक IITian जो कि InMobi नाम की कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, उन्होंने 2015 में डिसाइड किया कि अब मैं ये जॉब को छोड़ करके अपना फुल टाइम एक खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड जो कि 2008 से लेके 2012 तक IIT के अंदर उनके बैचमेट थे, उनको कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम MSME सेक्टर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। MSME सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने सोचा कि हम एक जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करेंगे। तो शुरुआत में उनका आइडिया था कि हम आसपास के जो भी शॉप्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि वो हमारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सके और फिर हमारी लोकेलिटी के अंदर से कोई भी पर्सन हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर करे और जो प्रोडक्ट होगा वो कुरियर के द्वारा हाइपर लोकल डिलीवरी की मदद से कस्टमर तक डिलीवरी करवाया जाए। मतलब जो काम आज के समय में जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी कर रही है फूड और रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, वही चीज ये दोनों टेक्नोलॉजी की मदद से फैशन इंडस्ट्री के लिए करना चाहते थे। मतलब जो आसपास के नियर बाई फैशन स्टोर अवेलेबल हैं उनको प्लेटफॉर्म के मदद से सेल करना चाहते। तो इन्होंने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम रखा गया फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें फैशनियर मतलब फैशन जो कि नियर बाई अवेलेबल हो। तो 2015 में इस तरीके से एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में इन्होंने अपने आसपास के कुछ लोकल वेंडर्स, कुछ शॉप्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट किया और फिर वो इस तरीके से बिजनेस करने लगे कि लोकल में जो भी उनको प्रोडक्ट को खरीदता है वो किसी तरीके से उनको डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करवाने लगे। पर उन्होंने कुछ समय इसके ऊपर काम किया, फिर ये रियलाइज किया कि ये जो बिजनेस मॉडल है ये स्केलेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे अगर कोई फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बैंगलोर की, तो अगर बैंगलोर के अंदर कोई फैशन के रिलेटेड, क्लोथिंग के रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे उसके रिलेटेड कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज या मार्केट अवेलेबल नहीं। तो जो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन प्रोडक्ट को बेच रहे थे वो बहुत चीप रेट में नहीं बेच पाते, क्योंकि वो भी किसी होलसेलर से उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके फिर उसको लिस्ट कर रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर उनको वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीप नहीं मिल रहे। और दूसरी बड़ी परेशानी जो उनको नजर आई कि ये बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं, क्योंकि एक तो वैरायटीज बहुत लिमिटेड है, किसी भी कस्टमर्स को उस समय बहुत ज्यादा वैरायटीज चाहिए जिसके अंदर से वो प्रोडक्ट को पिकअप करेगा अपनी मनपसंद का। तो लिमिटेड वैरायटीज और लिमिटेड कलेक्शन और हायर प्राइस होने के कारण वो बिजनेस मॉडल उनको सक्सेसफुल नहीं लगा, स्केलेबल नहीं। अब इन्होंने वहाँ के कुछ लोकल शॉप्स, कुछ बुटीक्स वगैरह इनमें बात की और इनको पता चला कि नॉर्मली वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप में ही अपने कस्टमर्स को, जो भी उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं आसपास में जो लोग परचेज कर रहे हैं, वो नॉर्मली उन लोग को ब्रॉडकास्ट बना के या ग्रुप बना के अपना कलेक्शन व्हाट्सएप में ही भेज दे रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो इनको लगा कि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड भी है और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीजों को हर कोई आज के समय में यूज भी कर रहा है। तो ये जो बिजनेस होता है जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया की मदद से किया जाता है, इसको सोशल कॉमर्स भी कहा जाता है। और ये इंडिया के अंदर मैं कहूँ तो कोई नया आइडिया नहीं था। चाइना के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल पिनडुओडुओ नाम का सोशल कॉमर्स ऑलरेडी अवेलेबल था पहले से। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ओला बना इंडिया के अंदर, जो कि उबर की एक तरीके से कॉपी है, जो सर्विसेज उबर यूएस के अंदर प्रोवाइड करता था वो सर्विसेज ओला के नाम से भावेश अग्रवाल ने इंडिया में शुरू की। बस कुछ उसी तरीके से जो पिनडुओडुओ नाम का जो स्टार्टअप चाइना के अंदर था, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर इंडिया में शुरू किया गया, जिनके नाम है विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीशो नाम के स्टार्टअप की। तो किस तरीके से मीशो का स्टार्टअप शुरू हुआ? अब वहां पर उनको आइडिया आया कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करेंगे, मतलब सबकी अपनी खुद की एक दुकान बनेगी, एक ऑनलाइन शॉप बनेगी। तो यहाँ पर जो मीशो वर्ड है वो दो शब्दों को मिला करके बनाया गया, मेरी शॉप। तो इन दो शब्द मेरी और शॉप को बना करके इन्होंने इसको मीशो शब्द बना दिया और इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म की, इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई मीशो। शुरुआत के अंदर इस नाम को लेकर के भी कंपनी को काफी ज्यादा परेशानियां हुई, क्योंकि ये जो नाम था मीशो, ये बहुत ही यूनिक वर्ड था और एक्चुअल में ऐसा कोई नाम मार्केट में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये नाम मेरी शॉप को मिला करके मीशो इन्होंने बनाया था। तो अगर कोई भी इसके अंदर MISHAW सर्च करे, MEESHOW सर्च करे, तो इस तरीके से भी मीशो का नाम आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने काफी सारे डोमेन्स परचेज किए और इस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया कि मीशो प्लेटफॉर्म जो है वो लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सके। मीशो का शुरुआती बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके से रहा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, और इन्होंने शुरुआत में अपने टारगेट कस्टमर्स उन लेडीज को रखा जो कि हाउसवाइफ हैं, जो कि कोई सेकंड इनकम अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे अर्न कर सके। अब वो लेडीज, वो हाउसवाइफ
मीशो के प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब के ऊपर अपने उन प्रोडक्ट्स को शेयर करने लगी। साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी वो प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने लगी कि आप ये प्रोडक्ट हमसे परचेज कर लो। अब उनको बेनिफिट क्या मिल रहा था, शुरुआत के अंदर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जो रीसेलर्स हैं वो 300, 400, 500, 700 रुपए तक का भी मार्जिन रख लेते थे। और मीशो ऐसे में 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी रख रहा था कि अगर उनके कस्टमर्स को, मतलब जो भी उनके फाइनल कस्टमर्स हैं जो कि उन हाउसवाइफ से प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो 7 डेज में उन प्रोडक्ट्स को आसानी से रिटर्न किया जा सकता है। तो इजी रिटर्न पॉलिसी, हाउसवाइफ जैसे कस्टमर, इनकी मदद से मीशो ने बहुत ज्यादा तेजी से स्केल करना शुरू कर दिया। अब कोई भी प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर मिलता तो वो रीसेलर अपने कस्टमर से व्हाट्सएप के या फेसबुक के थ्रू ऑर्डर रिसीव करते और वो ऑर्डर वो मीशो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस कर देते। अब जो ऑर्डर मीशो को मिल रहा है उसके ऊपर वो अपने सेलर से 15% के आसपास में शुरुआत में चार्ज करता था एज अ कमीशन, और मीशो के जो थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर्स थे वो डायरेक्टली उन सेलर से प्रोडक्ट को पिकअप करके डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा दिया करते थे। ये एक शुरुआत में अच्छा बिजनेस मॉडल रहा मीशो के लिए, क्योंकि मीशो ने अपना खुद का कोई नेटवर्क, कोई लॉजिस्टिक बिल्ड नहीं किया। वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के ऊपर पहले भी डिपेंड करता था और आज भी डिपेंड करता है। जबकि अगर हम देखें अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो कि हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे ई कॉमर्स के अंदर प्लेयर है, उनका अपना खुद का पूरा एक लॉजिस्टिक का नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा हैवी लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि अगर उतना काम सपोज नहीं मिले तो भी उनको फिक्स परमानेंट सैलरी एम्प्लॉयज को देनी पड़ रही। मीशो के केस के अंदर ये चीज नहीं थी, क्योंकि मीशो थर्ड पार्टी कुरियर को यूज कर रहा है, उसका खुद का कोई भी एम्प्लॉय नहीं। इसकी एक नेगेटिव साइड भी है कि कुरियर वाले बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करवाते और रीजन दे देते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर लेने से मना कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर उनको लॉसेस होता है, जो कि इनडायरेक्टली उस समय वो मीशो कंपनी सेलर से चार्ज किया करती थी। मतलब जो भी कुरियर का पैसा लग रहा है दोनों साइड का, आने का और जाने का, वो मीशो कंपनी अपने सेलर से चार्ज कर रही है। और अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होता है और रिटर्न नहीं आता तो उसकी सेल्स के ऊपर 15% कमीशन भी ले रही है। इतने चार्जेस लगने के बाद में भी शुरुआत में उस समय मीशो के सेलर्स के लिए ये चार्जेस ज्यादा महंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली जहां पर ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी 30-35% तक फैशन इंडस्ट्री के अंदर एज अ सेल्स कमीशन चार्ज कर रही थी, वहां पे मीशो का कमीशन सिर्फ 15%। मीशो के जो ज्यादातर कस्टमर्स हैं वो टियर 4 सिटीज, टियर 3 सिटीज, टाउन्स, विलेजेस वहां से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जगह में लोगों का परचेजिंग पावर जो होता है वो नॉर्मली कम होता है, तो वहां पे हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली प्रेफर नहीं किए जाते। तो मीशो के ऊपर नॉर्मली जो कम रेंज के प्रोडक्ट होते हैं वो बिकते हैं, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी आज भी टियर 1 सिटीज के अंदर डोमिनेट कर रही है। अब मीशो धीरे धीरे करके लोगों की नजर में आने लगा, इन्वेस्टर्स की नजर में आने लगा। धीरे धीरे ये बिजनेस मॉडल स्केलेबल होने लगा और मीशो के फाउंडर ने लगभग 20 इन्वेस्टर को इस बिजनेस आइडिया को लेकर को पिच किया, लेकिन सभी जगह से उन्हें रिजेक्शन मिली। फाइनली 1 मार्च 2016 को $1,80,000 का इनको सीड फंड मिला, जिसके अंदर इन्वेस्टोपैड, वेंचर हाईवे जैसे 7 इन्वेस्टर्स ने टोटल मिला करके इतना फंड इन्वेस्ट किया। अब मीशो ने स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। अब इनका जो मॉडल है वो एक तरीके से वेरीफाई हो गया था कि अब इसके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है। धीरे धीरे करके ये बिजनेस मॉडल और स्केलेबल हुआ। बीच में कुछ समय के लिए मीशो ने एक और थोड़ा सा चेंज किया कि वो सेलर से कमीशन चार्ज कर रहे थे, उसके अलावा जो शिपिंग का कॉस्ट होता है वो भी सेलर के ऊपर ही डाल रहे थे। तो उन्होंने एक समय के लिए कुछ ये चेंज करके देखा, उन्होंने 25% कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिया सेल्स के ऊपर और कुरियर के चार्जेस को सेलर के लिए फ्री कर दिया। बट ये बिजनेस मॉडल भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें सेलर के लिए जो चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा हो गए थे। इसके बाद में मीशो को बहुत तेजी से फंडिंग मिलना शुरू हो गई, जैसे कि 18 अगस्त 2016 को मीशो का पहला सीड राउंड हुआ, जिसके अंदर वाई कॉम्बिनेटर ने $1,20,000 मीशो में इन्वेस्ट किए। जब भी किसी कंपनी को सीड राउंड मिल जाता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब इस स्टार्टअप के ऊपर एक तरीके से ठप्पा लग गया कि ये बिजनेस मॉडल अब सक्सेसफुल होगा। एंजल राउंड के अंदर नॉर्मली स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि ये बिजनेस मॉडल हो सकता है शायद सक्सेसफुल जाए, तो वो एक रिस्की साइड होता है कि हो सकता है ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं भी जाए। लेकिन जब कोई सीड राउंड या फिर सीरीज राउंड होने लग जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस अब MVP को एस्टेब्लिश कर चुका है और अब ये बिजनेस स्केल किया जा सकता है। अगर आप डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि क्यों कोई भी एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म किसी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी को भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद में मीशो को एक के बाद एक फंडिंग मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि अक्टूबर 12, 2017 को मीशो ने अपना पहला सीरीज A राउंड रेस किया। $3.4 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किए गए
जिसमें टोटल 11 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग एलिवेशन कैपिटल। उसके बाद में 7 जून 2018 को सीरीज बी राउंड हुआ, जिसके अंदर मीशो ने $11.5 मिलियन की फंडिंग उठाई, जिसमें टोटल 4 इन्वेस्टर्स थे, जिसको लीड किया गया सेक्वाया कैपिटल इंडिया के द्वारा। जस्ट उसके तुरंत 5 महीने बाद में मीशो ने अपना सीरीज सी राउंड रेज किया, जिसमें मीशो ने $50 मिलियन की फंडिंग उठाई, जिसमें टोटल 7 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था पैसा, इंक्लूडिंग DST पार्टनर्स, RPS वेंचर्स और शनवाई कैपिटल। फंडिंग का ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मीशो को मिला। 14 जून 2019 को जो फेसबुक है उसने मीशो के अंदर $25 मिलियन इन्वेस्ट किया। मीशो उस समय की ऐसी पहली इंडियन स्टार्टअप कंपनी बनी थी जिसके अंदर फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया था। उसके पहले इंडिया के अंदर फेसबुक ने किसी भी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, क्योंकि ये जो बिजनेस है मेजॉरिटी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू किया जा रहा था। तो फेसबुक को सब तरीके से ये चीज का आइडिया लग गया था कि इस बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सभी चीजें जो है ये फेसबुक ही ओन करता है। तो फेसबुक को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी था और मीशो एक उसको सही ऑप्शन लगा, इसलिए उसने उस समय मीशो के अंदर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया। अब इसके बाद में भी मीशो यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद में भी उसको काफी सारे फंडिंग मिलती रही। जैसे कि 12 अगस्त 2019 में सीरीज डी राउंड मीशो ने रेज किया $125 मिलियन का, जिसमें टोटल 9 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग प्रोसेस एंड नास्पर्स। 2021 में मीशो ने डिसाइड किया कि अब वो सोशल कॉमर्स के बिजनेस मॉडल को छोड़ करके डायरेक्ट ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर शिफ्ट होंगे और वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इंडिया में कम्पीट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या मीशो कभी इन कंपनीज को कम्पीट कर पाएगा? अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। पर इस डिसीजन के कारण उन रीसेलर्स, उन हाउसवाइफ्स को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, जो कि मीशो के थ्रू एक अच्छी अर्निंग कर रही। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक हाउसवाइफ जिसकी मंथली अर्निंग 60,000 रुपए महीने तक पहुंच गई थी, उनके रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में खराब होने लगे। रीजन क्या था कि अब अगर वो प्रोडक्ट मीशो से शेयर करती अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को, तो वो लोग बोलते कि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मीशो के ऊपर अवेलेबल है, और अब उन्हें ये पता चल जाता कि इतना ज्यादा मार्जिन रख के अभी तक हमें ये प्रोडक्ट बेचे गए। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक मनमुटाव हो गया और इस तरीके से कुछ लोगों की रिलेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली में खराब भी हो गई। उन्होंने ऐसा बताया कि अभी वो कहीं पर आ जा नहीं सकती, अच्छे से लोग उनसे बात नहीं करते और उनको एक ग्रीडी पर्सन की नजरों से देखा जाने लगा। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीशो ने अपने रीसेलर बिजनेस मॉडल को छोड़ करके वो एक डायरेक्ट ई कॉमर्स के मॉडल के ऊपर क्यों शिफ्ट हुए, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि मीशो के पास में अब इनफ डेटा था कि डायरेक्टली वो लोगों को टारगेट कर सके। उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल आईडी कहीं ना कहीं मीशो के पास में अवेलेबल थी, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट कर सकते थे। साथ ही में क्योंकि काफी सारे रीसेलर्स ऐसे थे जो बहुत अननेसेसरी हाई मार्जिन रख करके प्रोडक्ट को सेल करते थे। अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो फिर वो प्रोडक्ट वापस से सेलर के पास आ जाता था, और अगर प्रोडक्ट सेल हो गया तो उनको काफी अच्छी प्रॉफिट मिल जाती थी। लेकिन इसके कारण रिटर्न रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि इतना महंगा अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो काफी सारे लोग होंगे जो उसके रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे में सेलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर हाई कमीशन और हाई पेनाल्टी पे करनी पड़ रही थी जब भी कोई प्रोडक्ट वापस से उनके पास में कस्टमर रिटर्न हो जाता। अब 2 अगस्त 2021 को मीशो ऐसी पहली इंडिया की ई कॉमर्स स्टार्टअप बनी जिसने अनाउंस किया कि वो अपने सेलर से 0% कमीशन चार्ज करेगी। देखा जाए तो ये एक तरीके से ट्रिक ही था, क्योंकि एक्चुअल में सेल के ऊपर वो 0% कमीशन ले रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो शिपिंग कॉस्ट के ऊपर अपने सेलर से पैसा चार्ज कर रही है, जो कि आज भी हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, कस्टमर से रेवेन्यू के तौर पर इतना पैसा कलेक्ट किया जा रहा है और सेलर से इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो बाकी का जो डिफरेंस है, ये पैसा कहाँ गया? ये एक तरीके से आप देख सकते हैं मीशो की जो प्लेटफॉर्म फीस है वही है ना। तो मीशो ने सेल्स की कमीशन के ऊपर तो 0% प्रॉफिट रखा है, लेकिन वो शिपिंग के अंदर आज भी कुछ ना कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत अपने सेलर से चार्ज कर रही है। अब 5 अप्रैल 2021 में मीशो ने सीरीज ई राउंड रेज किया, जिसके अंदर उसने $300 मिलियन रेज किया। टोटल मिला के 7 इन्वेस्टर से, जिसमें लीड किया सॉफ्टबैंक विजन फंड ने। अगस्त से अक्टूबर 2021 के अंदर मीशो ग्लोबली प्ले स्टोर के ऊपर शॉपिंग कैटेगरी में नंबर 1 पे लीड करने लगा और इसके टोटल डाउनलोड्स 57 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे। अब सितंबर 30, 2021 में मीशो ने अपना सीरीज एफ राउंड रेज किया, जिसमें उसने टोटल $570 मिलियन की फंडिंग उठाई, जिसमें टोटल 12 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग बी कैपिटल ग्रुप, फाइडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी। उसके जस्ट बाद में अक्टूबर 2021 में मीशो ने ट्रिफैक्टो बिजनेस एडवाइजर से कुछ अनडिस्क्लोज अमाउंट रेज किए। बट इस समय ये जो इन्वेस्टमेंट राउंड हुआ था
ये कोई इक्विटी राउंड नहीं था, ये एक डेट फंडिंग थी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या तो वो उसको एज अ लोन देगा, मतलब एज अ डेट देगा, या फिर वो उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ ना कुछ उससे इक्विटी ले लेगा, जैसे कि हम लोग शार्क टैंक इंडिया में देखते हैं। तो ये एक पहला बड़ा लोन था जो कि मीशो ने रेज किया, जिसका अमाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कितना है, लेकिन इस तरीके से एक डेट राउंड भी रेज हुआ गया। इन्हीं सब के बीच में एक खबर बीच में ये भी आई थी कि गूगल भी मीशो के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन जो है वो $5 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। बट किसी रीजन से ये जो डील थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मतलब क्या गूगल ने ये रियलाइज किया कि ये बिजनेस मॉडल कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएगा? क्या इसको बाद में और कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे? और क्या इसके कारण उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया? खैर मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब मीशो ने मार्च 2022 के अंदर पहली बार 0 पेनल्टी और 7 डेज पेमेंट फॉर सेलर्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ये भी ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप था जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी अपने सेलर से कुछ ना कुछ कमीशन जरूर चार्ज करती है, और उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट कैंसिल होता है, आरटी होता है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वो उनसे कुछ पेनाल्टी भी चार्ज करती है। लेकिन मीशो ने डिक्लेयर किया कि वो अपने सेलर से पेनाल्टी के रूप में कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करेगी, और जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी उसके 7 डेज बाद में सेलर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाए। तो इतनी सारी फंडिंग रेज करने के बाद में, हजारों लाखों प्रोडक्ट बेचने के बाद में, आज भी मीशो कंपनी लॉस के अंदर ही ऑपरेट कर रही। 2018 में जहां पे मीशो का लॉस सिर्फ 5 करोड़ था, 2019 के अंदर वो 20 गुना बढ़ के 100 करोड़ तक पहुंच। अगर हम 2020 की बात करें तो ये लॉस 315 करोड़ हो गया। 2021 के अंदर यही लॉस 499 करोड़ तक पहुंच गया। और अगर हम लोग 2022 की बात करें तो टोटल मिलाकर मीशो ने 2022 में 3247 करोड़ रुपए का लॉस किया। तो ये स्टार्टअप की सबसे बड़ी परेशानी है कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल करता है वैसे वैसे ही उनके लॉस बढ़ने लग जाते। पर क्या ये बिजनेस करने का सही तरीका है? क्या इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए? और यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस आता है कि अगर ये बिजनेस शुरुआत से ही इतना लॉस कर रहा था, उसके बाद में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको इतनी फंडिंग क्यों मिली? अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों एक लॉस मेकिंग कंपनी को इतनी फंडिंग मिल जाती है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि क्यों एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स भी फंडिंग अच्छी खासी रेज कर लेती। पर 2022 के एंड तक आते आते अगर देखा जाए तो ग्लोबली इकोनॉमिक रिसेशन की जैसी चीजें जो होती है वो सामने आने लगी। ये प्रिडिक्ट किया जाने लगा कि 2023 के शुरुआत में हो सकता है रिसेशन आ जाए। मतलब जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, उसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस वापस से 2023 में देखने मिल सकता है। अब यूके और रशिया की वॉर के कारण एक तरफ ग्लोबल रिसेशन जैसी चीजें और तेजी से बढ़ने लगी, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस है, वो बढ़ने लगे। उसका रीजन ये है कि पहले रशिया जो है वहां से सब जगह पे ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन यूएस ने क्योंकि रशिया के ऊपर अब सैंक्शन लगा दिए थे तो फिर वहां से उसका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, जिसके कारण ग्लोबल लेवल पर फ्यूल की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे। उसके कारण जो कुरियर कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने डिलीवरी के चार्जेस बढ़ा दिए। अब जहां पर 100-120 रुपए नॉर्मली पहले कुरियर के चार्ज लगा करते थे, वो 2023 में आते आते मीशो ने 200-225 रुपए तक कुरियर के चार्ज कर दिए। कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, यहाँ हम फैशन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सेलर के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से एक प्रेशर आ गया कि यहाँ पर अब उन्हें लगभग डबल चार्जेस जो है वो पे करना पड़ रहा है कुरियर। दूसरी तरफ क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है, यहाँ पर अभी स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिलने बंद हो गई। 2022 के एंड तक आते आते फंडिंग विंटर जो है वो स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए शुरू हो गया। मतलब जहाँ पे जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं अभी उनको फंडिंग मिलनी बंद हो गई और यहाँ पर उनसे कहा गया कि अब आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मूव करो, बहुत समय से आपने पैसा को जलाया है, अब आप कुछ प्रॉफिट कमा के दी। तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण मीशो ने अपने जो कुरियर के चार्जेस हैं वो 100-120 रुपए से लेकर के 200-250 रुपए तक पहुंचा दी। पर क्या मीशो प्रॉफिटेबल हो पाएगा? मीशो का प्लान था कि 2023 के शुरुआत के अंदर वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना देंगे और फिर वो आईपीओ के थ्रू फंडिंग रेज करेंगे एक तरीके से। पर जिस तरीके से हमने देखा 2022 के अंदर पेटीएम और जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स का आईपीओ में क्या हाल हुआ, किस तरीके से उनकी लिस्टिंग प्राइस जो थी वो आज के समय में 50-60% के लॉस के अंदर ट्रेड कर रही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आईपीओ के प्लान को फिलहाल के लिए अभी डिले कर दिया है। पर देखना यह है कि मीशो का आईपीओ कब आता है और क्या जब मीशो का आईपीओ आता है तो क्या ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर वो इसी तरीके से लॉस में ऑपरेट करते करते ही अपने आईपीओ को लॉन्च करेगी। अगर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है
तो एज अ इन्वेस्टर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एज अ कंज्यूमर हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चीजें हमें सस्ती मिल रही है, सही रेट में मिल रही है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट वहां से खरीद सकते हैं। बट एज अ इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग बात करें तो लॉस मेकिंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं जोमेटो और पेटीएम का क्या हाल हुआ है। हो सकता है वैसा ही कुछ मीशो के साथ में भी। अगर आप इसी तरह की और भी डिटेल बिजनेस केस स्टडीज चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि कौन से स्टार्टअप या कौन से बिजनेस के ऊपर आपको केस स्टडी जाननी है। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ में जो कि मीशो से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर उससे रीसेलिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।